नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईडी के एक्शन के बहाने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने राहुल गांधी को ईडी और सीबीआई का सामना करने की चुनौती दी। कोर्ट के सामने जाइए, सीबीआई के सामने जाने में इतना हिचकिचाते क्यों है? ये तो मामला गड़बड़ है और लोग भी पूछना चाह रहे हैं कि आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं। इस बीच ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन के दफ्तर में छानबीन की। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से करीब 7.5 घंटे की पूछताछ की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तिरंगा का मुद्दा उठाते हुए आरएसएस पर निशाना साधा और ट्विटर पर लिखा कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर चीन से पॉलिस्टर के झंडे मंगवाने का भी मुद्दा उठाया। वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के मुखपत्र के 1947 के एक लेख के बहाने पीएम पर निशाना साधा। 14 अगस्त 1947 को अपने मैगजीन में ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि जो 3 रंग है हमारे नेशनल फ्लैग में, उन्होंने कहा कि ईवल है वो। तो प्रधानमंत्री को और भाजपा को बताना चाहिए ये इन्होंने जो कहा है वो सही है या गलत है। वहीं आरएसएस का कहना है कि वो केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को अपना समर्थन पहले ही दे चुकी है। जितने भी कार्यक्रम होंगे उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है और सभी स्वयंसेवकों का यह आह्वान किया है कि ऐसे सभी अभियानों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की ईडी कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। ईडी ने राउत की कस्टडी 10 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की थी। वहीं ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ के लिए समन जारी किया। ईडी ने ये कार्रवाई वर्षा राउत के बैंक अकाउंट से लेन देन को लेकर हुए खुलासे के बाद की है। जब हमने जमीन ली थी तो वो जमीन की कॉस्ट थी 50 लाख रुपीस। आज उसकी रेडी रेकनर का भाव, आज का जो हमने जब राज्यसभा का फॉर्म भरा तब हमने इसकी रेडी रेकनर निकाला था, तब उसकी कीमत 1,06 लाख रुपीस है। तो उसमें कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? संजय राउत की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि धमकी, छल, कपट से सत्ता हथियाना व लोकतंत्र को कुचलना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य है। संजय राउत और उनके परिवार पर हमला इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी की छल कपट वाली राजनीति से डरते नहीं हैं और उनका डट के सामना करते हैं। डर और धमकी कायरों के हथियार हैं, सच के वार के सामने ये टिकेंगे नहीं। संजय राउत पर PMLA एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। 31 जुलाई को घर पर छापेमारी और लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय राउत ने कोर्ट में ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिरासत के दौरान उन्हें एक ऐसे कमरे में रखा जिसमें न खिड़की है न ही वेंटिलेशन। अभी जो मैं चिट्ठी दिखाने वाला, दिल्ली में सरकारी स्कूलों के निर्माण को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल सरकार पर 15 स्कूल के भवन निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया। PWD डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, किस प्रकार लो क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग स्कूल्स की बनाई जा रही है। आप सोचिए, यहां तक कि बच्चों और स्टाफ की जिंदगी खतरे में है, यह तक लिखा हुआ है। इस प्रकार की बिल्डिंगें बनाई गई। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग के पत्र को सबूत के तौर पर पेश भी किया। पात्रा ने कहा कि स्कूल के निर्माण में धांधली को लेकर कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कोई कदम नहीं उठाया। जिस प्रकार से करप्शन और सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इसका जवाब दें। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से गरमाया विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताइवान पर अपना दावा ठोकने वाला चीन पेलोसी के दौरे के बाद से ही बौखलाया हुआ है और ताइवान की घेराबंदी करते हुए उसके आसपास के 6 इलाकों में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है।
चीन ने अपने इस अभ्यास को ऑपरेशन लाइव फायर का नाम दिया है। चीन लगातार इन इलाकों में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट, मिसाइल और टैंकों का इस्तेमाल कर अपनी ताकत दिखा रहा है। वहीं प्रशांत महासागर के पश्चिम में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत भी तैनात हैं और ताइवान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम किसी तरह का तनाव नहीं चाहते। देश ऐसी स्थिति के खिलाफ है जिससे विवाद पैदा हो। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग के लिए तैयार रहेंगे। उधर ताइवान के बाद दक्षिण कोरिया होते हुए नैन्सी पेलोसी जापान पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। दरअसल पहले 5 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आई थी। अब सीएम एकनाथ शिंदे की खराब तबीयत का हवाला देकर मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया गया है। 6 और 7 अगस्त को राज्यपाल कोश्यारी महाराष्ट्र से बाहर हैं, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार और टल सकता है। संभावित मंत्रियों का इंतजार भी और बढ़ सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को बने 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। बावजूद इसके अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। आलम यह है कि पूरे राज्य को मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। अब विपक्ष हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी में मतभेद के कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा। वहीं कहा जा रहा है कि शिवसेना पर हक का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस वजह से भी कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। हरियाणा के पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल हो गए। कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। दोनों नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं। आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं हरियाणा स्वागत करता हूँ। बड़े परिवार में शामिल हुए। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब पहले जैसी नहीं है। मेरा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बोलने की। मेरा तो सुझाव उनको यही है, क्योंकि जो इंदिरा जी और राजीव जी कांग्रेस थी, जो इंदिरा जी और राजीव जी की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से बिल्कुल विमुख अब कांग्रेस पार्टी हो गई है। अगर उनको दोबारा हमारी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है तो वो आइडियोलॉजी जिंदा करनी पड़ेगी। 15 अगस्त पर आतंकी संगठन अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों को स्वतंत्रता दिवस से पहले कट्टरपंथी समूहों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आईबी की 10 पन्नों की रिपोर्ट में लश्कर, जैश और दूसरे कट्टर संगठनों से खतरे की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को हमले के लिए उकसा रही है। इस बात की भी चेतावनी दी गई है कि हमले में UAV और पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल हो सकता है। टिफिन बम और स्टिकी बम के खतरे से निपटने के लिए भी अलर्ट रहने को कहा गया है। रिपोर्ट में सीमा पर BSF को चौकन्ना रहने की सलाह दी गई है। 15 अगस्त के आयोजन स्थलों पर प्रवेश के कड़े नियम लागू करने को कहा गया है और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कट्टरपंथी संगठनों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में दिल्ली के उन इलाकों में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है जहां रोहिंग्या आबादी ज्यादा है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल को आज बड़ी कामयाबी मिली। एंटी नारकोटिक सेल ने पालघर के नाला सुपारा इलाके में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की। जानकारी के मुताबिक एंटी नारकोटिक सेल ने करीब 703 किलो मेफ्रेडोन नाम की ड्रग्स जब्त की। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 1400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एंटी नारकोटिक सेल ने 5 ड्रग्स पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले एंटी नारकोटिक सेल ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि उसी की सूचना पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस ड्रग रैकेट का मुख्य आरोपी खुद ही अपनी फैक्ट्री में मेफ्रेडोन बनाता था।